झारखंड कितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 5। झारखंड कितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 5। झारखंड 5 राज्य। झारखंड 5 राज्य। झारखंड 5 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। झारखंड 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया था। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग से अलग किया गया था। यह राज्य अपने समृद्ध खनिज संसाधनों, विशेष रूप से कोयला, लोहा अयस्क, तांबा अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरोप आदि के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह उत्तर बिहार, पूर्वी बांग्लादेश में स्थित है। झारखंड ये 89,714 79,714 वर्ग किलोमीटर का है। यह मुख्य रूप से आदिवासी राज्य जिसमें स्वदेशी समुदाय के महत्वपूर्ण। झारखंड और पर्यटन। झारखंड में अपने आदिवासी समुदायों के लिए अद्वितीय त्योहार, नृत्य, संगीत और रूपों में समृद्ध है। लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में पहाड़ी बेटला राष्ट्रीय उद्यान, हुंडरू, दामस और जोन्हा के सुरमा झरने शामिल हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, भारत में सरदार सरोवर बांध पर स्थित यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 फीट ऊंची है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची। 597 फीट ऊंची यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची, 597 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी सरकार पटेल की 143वीं जयंती पर किया था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और योगदान के माध्यम से नागरिकों को प्रेरित करना, जिन्होंने भारत के एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा में हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा में संबलपुर में लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, जिसके कुल तटबंध सहित लगभग 25.8 किलोमीटर का है। 25.8 किलोमीटर का है। यह बांध बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है। हीराकुंड बांध क्या उड़ीसा में है? महानदी के तट पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सबलपुर जगह पे महानदी के तट पर। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसका ऊंचाई जो है इसका जो क्षेत्रफल है 25.8 किलोमीटर का है। यह बांध टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड में
में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध यह उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बना एक बहुउद्देशीय चट्टान का मिट्टी से भरा तटबांध है। यह भारत के सबसे ऊंचे बांध और दुनिया के सबसे ऊंचे बांध में से एक है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई, नगरपालिका जल आपूर्ति और पनवली उत्पाद के लिए पानी प्रदान करना है। भाखड़ा नांगल बांध भाखड़ा नांगल बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए प्रदान करता है। भाखड़ा नांगल बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांधों में से एक है भाखड़ा नांगल बांध। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है और यह गुरुत्वीय बांधों में से एक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में 15 किलोमीटर दूर महानदी पर स्थित है। 25.8 किलोमीटर दूरी। टिहरी बांध उत्तराखंड में है बहुउद्देशीय परियोजना। टिहरी योजना। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी पे टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर है हीराकुंड बांध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1557 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1557 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1557 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि बंगाल के नवाब सिराज उद दौला थे। नवाब के गवर्नर सिराज उद दौला थे। इस युद्ध में भारत औपनिवेशिक शासन की शुरुआत चिन्हित किया था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व करने का मार्ग प्रशस्त किया। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) की संख्या कितनी थी? 2030 एजेंडा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) की संख्या कितनी थी? 17। हृदय योजना की शुरुआत। विरासत शहरों पर समग्र विकास। हृदय योजना किससे संबंधित है? विरासत शहरों का समग्र विकास पर स्थित है। हृदय योजना, जिसका तात्पर्य हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट
हृदय योजना जिसका तात्पर्य हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट अपार्टमेंट योजना है, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। हृदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश की समृद्धि संस्कृति विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। यह योजना विरासत शहरों के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, सड़कों, पर्यटन सुविधाओं और विरासत स्थलों को बढ़ाकर उनके समग्र विकास पर केंद्रित है। हृदय में अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकुरी, वारंग सहित 12 चिन्हित। नमामि गंगे एकीकृत संरक्षण मिशन, जिसे 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करना था। यह सीवेज उपचार, नदी सतह की सफाई, तट पर जागरूकता जैसे गतिविधियों पर फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक P है और परमाणु क्रमांक 15 है। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक P है और परमाणु क्रमांक 15 है। यह कई अपरूपों में मौजूद है, जिनमें से सबसे आम सफ़ेद लाल फास्फोरस है। फास्फोरस जीवन के लिए आवश्यक है और यह DNA, RNA, ATP कोशिकाओं झिल्ली का एक प्रमुख घटक है। फास्फोरस जीवन के लिए आवश्यक है और यह DNA, RNA और कोशिका झिल्ली का एक रूप है। धातुओं के विपरीत फास्फोरस एक अधातु है और यह चालकता, चमक, आघातवर्धनी जैसे आघातीय गुणों का करता है। पारा प्रतीक होता है Hg। पारा का प्रतीक Hg है। परमाणु क्रमांक 80 है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है। एक धातु है जिसे कमरे के तापमान पर तरल रहने के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, अन्य वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। पारा एक भारी चांदी जैसी सफेद धातु है और यह अत्यधिक विषैली है। एल्यूमीनियम Ai है इसका प्रतीक। परमाणु संख्या 13 है। एल्यूमीनियम का परमाणु संख्या 13 है। एल्यूमीनियम का परमाणु संख्या 13 एक हल्की चांदी जैसी सफेद धातु है। यह पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका उपयोग विमान से लेकर रसोई के बर्तन तक किया जाता है। एल्यूमीनियम अपनी संरक्षण, प्रतिरोधक क्षमता और उच्च चालकता के लिए भी जाना जाता है। सोडियम प्रतीक Na है। सोडियम का प्रतीक Na है। परमाणु क्रमांक 11 अत्यधिक सोडियम का प्रतीक Na है। परमाणु क्रमांक 11 एक अप्रतिक्रियाशील धातु है। यह एक नरम चांदी जैसे सफेद धातु है। सोडियम सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सोडियम का उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है। टेबल नमक सोडियम क्लोराइड एक प्रचुर घटक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। यह दुनिया की पहली त्रि-सेवा अकादमी है जहां तीनों सेवाओं के सेना, नौसेना, वायुसेना खड़गवासला
कैडेट में अपने संबंधित सेवा अकादमियों के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं। पहले पहले एक साथ प्रशिक्षण होते हैं। अकादमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। अकादमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। यह सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संघर्ष का नेतृत्व करता है। राष्ट्रीय रक्षा एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जूनियर लीडर तैयार करने के लिए एक प्रमुख संयुक्त प्रशिक्षण स्थान है। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए उत्तराखंड देहरा भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए उत्तराखंड के देहरादून में स्थित आईएमए भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और इसका भारतीय सेना के लिए बेहतरीन अधिकारियों को तैयार करने का समृद्ध इतिहास रहा है। भारतीय आईएमए है ना, आईएनए केरल कन्नौर में भारतीय नौसेना अकादमी भारतीय नौसेना अकादमी भारतीय इंडियन नेवी अकादमी इंडियन नेवी आईएनए इंडियन नेवी अकादमी केरल भारतीय नौसेना अकादमी केरल के कन्नूर में एझिमाला में स्थित आईएनए भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। यह भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के अधिकारों को प्रशिक्षित करता है। यह भारतीय नौसेना और तटरक्षक के अधिकारों को निश्चित करता है। आईएनए कहाँ पर है? नौसेना अकादमी केरल के कन्नूर में स्थित है। वायुसेना अकादमी एएफए एयरफोर्स अकादमी तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के हैदराबाद के कुंडीगल में स्थित एएफए भारतीय वायु सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। यह उड़ान, हवाई यातायात प्रबंधन और हवाई संचालन के लिए पहलू में विशेष प्रदान करता है। एएफए वायु सेना अकादमी तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी केरल के कन्नौर में स्थित है। भारतीय नौसेना केरल के कन्नौर में स्थित है। सेवा अकादमी भारतीय सैन्य अकादमी यह उत्तराखंड देहरादून में आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और एनडीए निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जावा, पाइथन, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है। लिनक्स नहीं है। CH है। प्रोग्रामिंग भाषा जावा है, पाइथन है, CH है और लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनस टॉर्वाल्ड द्वारा 1991 में बनाया गया था। लिनक्स का व्यापक रूप सर्वर, डेस्कटॉप और एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है। यह अपनी सुरक्षा, स्थिति और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। लिनक्स देखते हैं। लिनक्स कर्नल पर आधारित ओपन सोर्स यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। यह परिवार 17 सितंबर 1991 लिनक्स 17 सितंबर 1991 को लिनस टॉर्वाल्ड्स द्वारा जारी किया गया था। यह परिवार 17 सितंबर 1991 को लिनस टॉर्वाल्ड्स द्वारा जारी किया गया था। लिनक्स को आमतौर पर लिनस वितरण में पैक किया जाता है, जिसमें कर्नेल और सहायक सिस्टम सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी शामिल है।
लोकप्रिय लिनक्स वितरण में डेबियन, उबंटू, फेडोरा और रेड हैट शामिल स्थित है। पाइथन पाइथन एक व्याख्या की गई पाइथन एक व्याख्या की गई उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक व्याख्या की गई उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। यह विंडो वैन रोम द्वारा बनाया गया था। पहली बार 1991 में पाइथन 1991 में जारी किया गया था। पाइथन का डिजाइन दर्शन महत्वपूर्ण वाइट स्पेस के अपने उल्लेखनीय उपयोग के साथ पाठ्य जोड़ देता है। पाइथन वेब विकास, विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और बहुमतता के लिए उपयोग किया जाता है। जावा एक उच्च स्तरीय क्लास आधारित है। जावा एक उच्च स्तरीय क्लास आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे यथासंभव कम निर्भरता रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सन माइक्रोसिस्टम में जोन्स गोल्डस्टीन द्वारा विकसित किया गया और 1995 में जारी किया गया था। जावा एप्लीकेशन आमतौर पर वाइट कोड में संकलित होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर की परवाह किए बिना किसी भी जावा वर्चुअल मशीन (जेवीएम) पर चल सकते हैं। यह व्यापक रूप से एंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनने के उपयोग में किया जाता है। जावा एप्लीकेशन आमतौर पर जावा एप्लीकेशन यह व्यापक रूप से एंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप, जावा से एंड्रॉयड ऐप और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उच्चारण सी शार्प एक आधुनिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और टाइप सुरक्षित प्रोग्रामिंग भाषा। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एनईटी पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था और यूरोपीय कंप्यूटर निर्माता संघ (ईसीएमए) और अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। सी का उपयोग वेब, मोबाइल ऐप से लेकर के गेम, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर तक कई एप्लीकेशन में विकसित करने के लिए किया जाता है। यह अपनी सादगी, आधुनिक सिंक और व्यापक रूप से एनईटी फ्रेमवर्क समर्थन के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? नागार्जुन बांध। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे चिनाई बांध में से एक है जो 124 मीटर यानी 407 फीट ऊंची पर स्थित है। नागार्जुन सागर तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ? तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंचाई वाले बांध में से एक है। यह लगभग 124 मीटर या 407 फीट ऊंचाई पर स्थित है। नागार्जुन बांध का निर्माण 1955 में शुरू हुआ था और 1967 में पूरा हुआ। इसे भारत की सबसे शुरुआती प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। यह बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्र को सिंचाई का पानी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होता है। सरदार सरोवर बांध यह भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर
बनाया गया है बांध। यह भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है बांध नर्मदा नदी परियोजना का एक हिस्सा जिसका उद्देश्य सिंचाई, पीने के पानी और पनबिजली उत्पादन के लिए प्रदान करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है जो आयत और सतह क्षेत्र में मामले में है। इंदिरा सागर बांध। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है बांध मुख्य रूप से सिंचाई और पनबिजली। इंदिरा सागर बांध। यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध मुख्य रूप से सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इंदिरा सागर बांध में भारत में सबसे बड़े जलाशयों में से एक है जो जल जम्र मध्य क्षमता बांध होता है। हीराकुंड बांध। यह भारत के उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है जो 2525.8 हीराकुंड बांध। यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध दुनिया में सबसे लंबा में से एक है जिसका क्षेत्रफल 25.8 किलोमीटर या 16 मील से अधिक फैला हुआ है। बांध सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण। यह कृष्णा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नदी लगभग 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर 870 मीटर और इस क्षेत्र में पीने वाले पानी और औद्योगिक उत्पादन के लिए होता है। कृष्णा नदी पर कई प्रमुख बांध जलाशय नागार्जुन बांध, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध शामिल है। इसके जल संसाधन का दोहन करने के लिए बनाए गए हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में उत्पन्न हुआ था। यह नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से उत्पन्न हुआ था। अपने सुंदरता, अवलोकन और मजबूत कथा नाटकीय चरित्र के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य कहानी बताने के लिए हाथों, इशारों, पैरों, काम और चेहरे के भाव का संयोजन शामिल है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य होता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य रूपों की एक समृद्ध परंपरा, प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली है। वेशभूषा। भारतीय नृत्य। भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख नृत्य जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में था। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, मणिपुर में मोहिनीअट्टम केरल और शास्त्रीय असम में शामिल है। देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल और शास्त्रीय असम में है। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस नृत्य शैली की जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृति नाट्य पर स्थित है। यह पारंपरिक रूप से एकल और समूह प्रदर्शन दोनों को शामिल करता है। कुचिपुड़ी प्रदर्शन अक्सर हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के हृदयों को दर्शाता है। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन
कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें रंगमंच, नृत्य और संगीत शामिल है। यह स्त्री भरत मुनि जिम्मेदार ठहराया गया और माना जाता है। 2000 ईस्वी पूर्व और 2000 ईस्वी के बीच लिखा गया नाट्यशास्त्र भारत में शास्त्रीय नृत्य और नाटक के लिए मूलभूत दिशा निर्देश निर्धारित करता है। शास्त्रीय नृत्य का महत्व। शास्त्रीय नृत्य रूप भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। वे भारत की समृद्धि, परंपरा और इतिहास को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का साधन है। यह नृत्य रूप कहानी कहने और भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में भी काम आता है। महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 1599 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य में भारत में हुआ था। महावीर ने 12 साल की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद ज्ञान सर्वज्ञता प्राप्त की थी। उन्होंने वर्धमान के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें वर्धमान के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने जैन समुदाय को पुनर्जीवित करने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन तीर्थंकर। तीर्थंकर जैन धर्म में एक आध्यात्मिक शिक्षक होता है। तीर्थंकर जैन धर्म में एक आध्यात्मिक शिक्षक होता है जिसमें मुक्ति और ज्ञान प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर जैन धर्म में एक आध्यात्मिक शिक्षक होता है जिसमें मुक्ति और ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने त्रिशदेव पहले, महावीर अंतिम थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे जिनमें से त्रिशदेव पहले और अंतिम महावीर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे त्रिशदेव और अंतिम महावीर थे। तीर्थंकर आदर्श होते हैं जो अनुयायियों को आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का मार्गदर्शन देते हैं। अब वे अपने उपदेश धर्म योगदान केवल ज्ञान। जैन धर्म में ज्ञान का था। महावीर के उपदेश। महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने त्याग, कठोर तपस्या और नैतिक आचरण के जीवन की वकालत की। उन्होंने उपदेश ने आज जैन दर्शन और अभास के रूप में जाने जाने वाले नींव रखी। महावीर के उपदेश दुनिया भर के लाखों जैनियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में जैन समुदाय और प्रार्थनाएं। जैन समुदाय और प्रार्थनाएं। जैन धर्म भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। जैन धर्म भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जिसका आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान का समृद्ध इतिहास है। जैन समुदाय शाकाहारी और जीवन के सभी पहलुओं अहिंसा पर जोर देता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला जनरल गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स को 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कार्यकाल 1785 तक चला था जिसमें तो भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक संचार की शुरुआत को चिह्नित किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश शासन की समेकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई प्रशासनिक और
न्यायिक सुधारों को लागू किया। वह ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भारतीय संस्कृति और परंपराओं की समझ को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। वारंट एक्ट 1773 से 1785 तक रहा। वारंट एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार लाना और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। वारंट एक्ट की सुधारा। वारंट एक्ट पूर्व में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कोलकाता में। पूर्व में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। पूर्व में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। इलाहाबाद बैंक का स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने संयुक्त स्टॉक बैंकों में से एक। भारत द्वारा 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का भारतीय बैंक में विलय कर दिया गया था और विलय की गई इकाइयों का मुख्यालय चेन्नई बन गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुआ था। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुआ था, जो इसे भारत के सबसे पुराने स्टॉक बैंकों में से एक है। यह यूरोपीय लोगों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के 1969 में इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के आधार पर मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्यों को राज्यसभा के अन्य सदस्यों के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त है, सिवाय भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के अधिकार के। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। भारत यह प्रावधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों हैं। राज्यसभा की संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसे अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए कार्यकाल करते हैं, जिसमें से हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत की उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा विधायी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बिल का परिचय और पारित करना होता है। यह एक संशोधन कक्ष के रूप में कार्य करता है। लोकसभा द्वारा पारित बिलों की जांच और संशोधन करता है। राज्यसभा में
वैधानिक संशोधन को स्वीकृति या अस्वीकार करने की शक्ति समवर्ती सूचना की। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? असम है। असम है। असम 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 भारत का एक राज्य है जो देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर है। 2020 के फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रति समर्पण करने के लिए। पहली बार 1970 में मनाया गया था और अब से वैश्विक स्तर पर अर्थ डे नेटवर्क द्वारा सम्मिलित किया गया था। 193वें अधिनियम कार्यक्रम आयोजित हुए थे। संयुक्त राष्ट्र 2009 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र 2009 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस अपनाया था। यह प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों कटाई को कम करने के लिए है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। मूल रूप से भारतीय संविधान ने 8वीं अनुसूची की 14वीं भाषाओं को मान्यता दी है। बाद में संशोधन द्वारा भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई थी। नवीनतम जोड़ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है, जिसमें 22 कर दी गई, जिसमें नवीनतम जोड़ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन भाषाओं एक विशेष दर्जा और मान्यता दी गई है। सरकार इन भाषाओं को विकसित उद्योग बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित किया गया था। 8वीं अनुसूची। एक सामान्य मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मानव लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सीमा ध्वनियों का पता लगा सकता है। 20 से कम ध्वनियाँ इंफ्रासाउंड कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जो मानव कान द्वारा पता लगाने योग्य नहीं होता है। 20 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जो मानव कान द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। 20 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जो मानव कान द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। यह सीमा विभिन्न व्यक्तियों थोड़ी भिन्न हो सकती है, उम्र या तेज आवाज़ के संपर्क में आने से कम होती है। आवृत्ति यह प्रति सेकंड एक तरंग के दोलन की संख्या को संदर्भित करता है। हर्ट्ज के रूप में मापा जाता है। आवृत्ति उच्च पिच वाली ध्वनियों के अनुरूप होती है, जहाँ निम्न आवृत्ति निम्न चिप
वाली ध्वनि अनुरूप होती है। इंफ्रासाउंड ये मानव श्रव्यता की निचली सीमा से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है। इंफ्रासाउंड का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग में किया जा सकता है, जैसे भूकंप। इंफ्रासाउंड का उपयोग भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट निगरानी करने के लिए होता है। इंफ्रासाउंड का अल्ट्रासाउंड या मानव श्रवण 20 किलो हर्ट्ज की ऊपरी सीमा से ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड का व्यापक रूप चिकित्सक, इमेजिंग, सफाई और औद्योगिक अनुप्रयोग में। श्रवण हानि उम्र बढ़ने, तेज आवाज के संपर्क में आने वाले संक्रमण, आनुवंशिक कारणों के कारण होती है। बैरम खान एक प्रमुख सैन्य व्यक्ति थे जिन्होंने युवा सम्राट अकबर के संरक्षक और गुरु के रूप में सेवा की थी। उन्होंने अकबर की सेनाओं का नेतृत्व की महत्वपूर्ण जीतों तक किया था, जिसमें मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में मदद मिली थी। अपने योगदान के बावजूद बैरम खान को नवरत्न में से एक नहीं माना जाता था, क्योंकि उनकी भूमिका मुख्य रूप से सैन्य और प्रशासनिक थी, न कि सांस्कृतिक या बौद्धिक। राज्यपाल के रूप में सेवा करने के बाद वे अनुग्रह से बाहर हो गए और 1561 में हत्या कर दी गई थी बैरम खान की। इनमें से कौन नवरत्न में शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्न में शामिल बैरम खान नहीं थे, बाकी तानसेन थे, बीरबल थे और अबुल फजल। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अहिंसा विरोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। वे गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते थे 1929 में खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना की, जो पठानों, पश्तूनों के अधीन और कल्याण की वकालत करता था, सामाजिक सुधार और अहिंसा प्रतिरोध को बढ़ावा देता था। खान अब्दुल गफ्फार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी शांति और एकता का वकालत करते रहे। रवींद्रनाथ टैगोर ये एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाली साहित्य और संगीत को नया रूप दिया था। टैगोर 1913 में गीतांजलि नामक कविताओं के अपने संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। ये भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे। ये भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये भारतीय
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और समाज सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सुधारक थे। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के संरक्षण में थे और राजनीतिक आंदोलन के उदार समर्थक। उन्होंने 1905 में शिक्षा, सामाजिक और सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। बोस अपने आक्रामक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। बोस अपने आक्रामक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नेताओं के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। उन्होंने अक्सर नेताजी के रूप में भी जाना जाता था और उन्हें प्रसिद्ध नारे मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद किया था। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया एक देश है अफ्रीका का। ट्यूनीशिया एक देश है अफ्रीका का। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। देश की सीमा पश्चिमी अल्जीरिया, दक्षिण पूर्व में लीबिया, उत्तर और पूर्व में भूमध्य सागर से लगती है। ट्यूनिया की ऐतिहासिक विरासत समृद्धि है। यह प्राचीन शहर कार्थेज और रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ट्यूनिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनिया की राजधानी ट्यूनिस है, जो देश का सबसे बड़ा शहर था। क्या है? EOS-01 क्या है? भारत का प्रक्षेपित उपग्रह है। EOS-01 क्या है? भारत की प्रक्षेपित उपग्रह है। EOS-01 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। EOS-01 प्राथमिक उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा सहायक अनुप्रयोग के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां हैं। यह उपग्रह रिसत रेडार इमरजेंसी सैटेलाइट श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य रिसत उपग्रह है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। इसके कुछ उल्लेखनीय मिशन जैसे चंद्रयान-1, मंगल ऑर्बिट मिशन, PSLV और GSLV उपग्रह प्रक्षेपण वाहन शामिल हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV का फुल फॉर्म होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। PSLV एक प्रक्षेपण वाहन है जिसे इसरो द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। यह सूर्य समकालीन कक्षाओं में उपयोग को प्रक्षेपित करने और विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। PSLV का उपयोग अवलोकन, संचार और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे विभिन्न उपग्रहों में किया जाता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह देखिए, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। रिसत इसरो निर्मित भारतीय रेडार इमेजिंग टोही उपग्रह की एक श्रृंखला है। ये सभी मौसम की निगरानी और टोही क्षमताएं प्रदान करने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रेडार का उपयोग करते हैं। रिसत उपग्रह का उपयोग कृषि निगरानी, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। रिसत-1
और रीसेट-2 इस श्रृंखला के पिछले उपग्रह हैं, जिसमें EOS-01 नवीनतम उपग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन उद्देश्य स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त 2 अक्टूबर 2019 को आया था। 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, और यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया गया था। और 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत और खुले में शौच से मुक्त किया गया। कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर एक छोटा गति वाली मेमोरी है, जिसका उपयोग प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा का निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आपातकालीन। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में है। 352 से 360 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाते हैं। संविधान 3 प्रकार के आपातकालों की परिकल्पना करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल 356, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360 होता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल होता है 356, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल होता है 360। वित्तीय आपातकाल होता है 360 होता है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है और नागरिकों के कई अधिकारों और स्वतंत्रता को रद्द कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। यह पूरे देश में प्रभावित करता है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रित नियंत्रण की ओर ले जा सकता है। केंद्रीय नियंत्रण की ओर ले जा सकता है। इस अवधि के दौरान भारतीय राजनीति की संघीय संरचना एकात्मक हो जाती है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राज्य आपातकाल 356। राज्य आपातकाल 356 इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। किसी राज्य में तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य में शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को अपने ऊपर ले सकता है। इस प्रकार आपातकाल संसदीय अनुमोदन के 3 साल तक चल सकता है। इस प्रकार आपातकाल संसदीय अनुमोदन के साथ 3 साल तक चल सकता है। वित्तीय आपातकाल देखते हैं। वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360 यह तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की विस्तृत स्थिति या शाखा को खतरा है। ऐसा आपात स्थिति के दौरान संघ कार्यकारी शक्ति के किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य का पालन करने का निर्देश देने तक स्थिरता होती है। राज्य में सेवा करने वाली सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। राज्य में सेवा करने वित्तीय आपातकाल जब लगती है, इसमें राज्य में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी शामिल होते हैं।
मत्स्य पालन, मत्स्य नियंत्रण, मत्स्य पालन नियंत्रित वातावरण में मछली की खेती है जिसे अक्सर मछली पालन कहा जाता है। इसे आमतौर पर भोजन के लिए टैको या बाडों में व्यावसायिक रूप से मछली पालन शामिल है। यह अभ्यास जलीय कृषि की एक शाखा है जो जलीय जीवों जैसे मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और जलीय पौधों की खेती है। मोलस्क और जलीय पौधों की खेती है। मत्स्य पालन प्राकृतिक मछली आबादी को कम किए बिना मछली समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर मनुष्य द्वारा आमतौर पर छतों में मधुमक्खी कॉलोनियों का रखरखाव है। इससे शहद, अन्य उत्पाद जैसे मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस इकट्ठा करने के उद्देश्य में मधुमक्खियों की खेती शामिल है। मधुमक्खी पालन फसलों के परागण के लिए भी महत्वपूर्ण है। रेशम पालन, सेरीकल्चर। एवीकल्चर पक्षी पालन होता है। पक्षी पालन या एवीकल्चर पक्षियों को रखने, प्रजनन कराने की प्रथा है जो आमतौर पर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होता है, जैसे अंडे, मांस, पंख पालतू जानवरों के रूप में बेचना। पालतू पक्षियों में मुर्गियां, बत्तख, टर्की, बटेर शामिल है। एवीकल्चर में विदेशी और सजावटी पक्षियों का प्रजनन देखभाल भी शामिल है। एवीकल्चर में विदेशी और सजावटी पक्षियों प्रजनन और देखभाल भी शामिल है। निसार उपग्रह को पृथ्वी की कुछ सबसे जटिल प्रक्रियाओं से निरीक्षण करने और उसका माप लेने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसरो और नासा के बीच संयुक्त परियोजना है। निसार उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और राष्ट्रीय वैमानिक एवं आंतरिक प्रशासन नासा के बीच सहयोगी परियोजना है। निसार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की कुछ सबसे जटिल प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना और उसका विस्तृत माप लेना है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र में गड़बड़ी, बर्फ की चादर का ढहना और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरे भी शामिल है। निसार का तात्पर्य नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो दो आंतरिक एजेंसियों के बीच तालमेल पर जोर देता है। यह उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करने के लिए उत्पन्न रडार इमेजिंग का उपयोग करेगा, जो आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन निगरानी में वैज्ञानिक अनुसंधान व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए है। सिंथेटिक एपर्चर रडार, सार रडार एक रूप है जिसका उपयोग दो आयामी छवियों या परिदृश्यों जैसी वस्तुओं के त्रिआयामी पुनर्विस के लिए किया जाता है। सार किसी भी मौसम की स्थिति, दिन या रात में काम कर सकता है, जिससे पृथ्वी अवलोकन और निगरानी के लिए अमूल्य है। यह किसी सिग्नल भेजकर और फिर उच्च रिजॉल्यूशन वाली छवियां बनाने के लिए रिटर्न सिग्नल का विश्लेषण करके काम करता है। अमरावती भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की नई नियोजित राजधानी अमरावती भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। यह गंगटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अमरावती कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अमरावती की आधारशिला 22 अक्टूबर 2015 अमरावती की आधारशिला 22 अक्टूबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। अमरावती को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। हैदराबाद 2014 में आंध्र प्रदेश की राजधानी थी।
हैदराबाद 2014 में आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। 2014 में आंध्र प्रदेश की विभाजन और तेलंगाना के निर्माण के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया। हैदराबाद 2014 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। हैदराबाद 2014 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के निर्माण के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई। हालांकि यह तय किया गया कि हैदराबाद 10 साल की अवधि के लिए दोनों राज्य को संयुक्त रखा। मछलीपट्टम जिसे समूलीपट्टम के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक शहर है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व और ब्रिटिश औपचारिक कला के दौरान प्रमुख व्यावसायिक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। विजयनगर आंध्र प्रदेश में विजयनगर जिले का एक शहर और मुख्यालय है। यह अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थल के लिए भी जाना जाता है। पीर पंजाल निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह सुरंग जम्मू बारामूला लाइन का हिस्सा है। यह सुरंग जम्मू बारामूला लाइन का हिस्सा है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह सुरंग 11.215 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत में सबसे लंबी बनाती है। यह 26 जून 2013 को चालू किया गया था और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होता है या यात्रा में काफ़ी समय बचता है। संगलदान रेलवे सुरंग भी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है। यह सुरंग क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है। यह भारत में सबसे लंबी सुरंग नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र के नेटवर्क। किलोवाट घंटा किसकी इकाई? ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का खपत मापता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का खपत का माप है। यह आमतौर पर विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऊर्जा के रूप में बिलिंग इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। 1 किलो घंटा 1 घंटे तक चलने वाले 1000 वाट उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1 घंटे तक चलने वाले 1000 वाट उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा के कारण है। यह किलोवाट से अलग है, जो ऊर्जा की नहीं बल्कि शक्ति की इकाई है। किलोवाट शक्ति की इकाई है। किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट शक्ति की इकाई है। किलोवाट शक्ति की इकाई है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। यह थर्मल, रासायनिक, विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा जैसे विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं। ऊर्जा की SI जूल है। SI यूनिट जूल है। यह 1 किलोवाट घंटा 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। एक ऊर्जा की इकाई जूल है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बल एक ऐसी अंतरक्रिया है जो किसी वस्तु की गति परिवर्तन का कारण बन सकती है या किसी वस्तु को गति दे सकती है, धीमा कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकती है या उसका उपयोग आकर बदल सकती है। बल का इकाई न्यूटन होता है। शक्ति वह दर है जिस पर प्रति इकाई समय में ऊर्जा स्थानांतरित या परिवर्तन होती है। शक्ति वह दर है जिस पर प्रति इकाई समय में ऊर्जा स्थानांतरित या परिवर्तित होती है। शक्ति की SI वाट होती है। शक्ति की SI यूनिट वाट होती है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। शक्ति की SI यूनिट वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। संवेग किसी वस्तु के
संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। यह सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग किसी वस्तु द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। यह सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि परिमाण और दिशा दोनों है। संवेग की SI किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है।